अगले ही पल रुद्र के जबड़े कस गए। उसने अभिनव सिंह का हाथ जोर से हटा दिया। फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सम्मान करता हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपका गुलाम हूँ। मत भूलिए कि रुद्र सिंह के बिना अभिनव सिंह कुछ नहीं। हर राक्षस की एक जान होती है, उस जान को दबा दो तो राक्षस खत्म। अभिनव सिंह की आंखों में डर की हल्की सी परछाई दिखने लगी। घबराई आवाज में बोले, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? डरना आपका काम है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। और एक बात और, मेरी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद लूँगा, आप नहीं। अगर मुझे किसी को ज़मीन में गाड़ देना है तो गाड़ दूंगा, और अगर बचाना चाहूँ तो बचा लूँगा। आप मेरे पिता हैं, पिता बने रहिए। आगे से मुझ पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश मत करिएगा, वरना उस कस्टम ऑफिसर जैसी हालत आपकी भी हो सकती है। बस 2 मिनट लगेंगे। रुद्र ने ये बात दांत भींचते हुए धीरे मगर सख्त लहजे में कही। उसकी नज़रें स्थिर और मजबूत थी। अभिनव सिंह के पैर कांपने लगे। बेटे का ऐसा रूप देखकर वो हिल गए। अब तक जो घोड़ा सिर्फ उनके इशारे पर चलता था, आज वही लगाम तोड़ चुका है, और वो जानते थे कि लगाम के बिना घोड़ा कितना खतरनाक हो सकता है। रुद्र कभी बहती नदी नहीं था, वो हमेशा एक ज्वालामुखी की तरह था। अब तक अभिनव सिंह ने अपने फ़ायदे के लिए उस ज्वालामुखी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वही लावा उन्हीं के खिलाफ फूट पड़ा है जो सब कुछ जला सकता। रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। अभिनव सिंह धप से कुर्सी पर बैठ गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। माथे पर पसीना था। खुद को संभालने में थोड़ी देर लगी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। रुद्र ने एकदम सही कहा था, हर राक्षस की एक जान होती है, और रुद्र की जान है उमा। अभिनव सिंह अब भी जानते हैं कि टेढ़ी पूंछ को कैसे सीधी करनी होती है। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई है। रात को 8 बजे सब लोग खाना खाने की मेज पर बैठे हैं। अभिनव सिंह, रुद्र और शाश्वत खाना खा रहे हैं, और लक्ष्मी देवी और उमा उन्हें खाना परोस रही हैं। मालिनी हमेशा अलग खाती हैं, इसलिए उनका खाना पहले ही हो चुका है। उमा कई दिनों से रुद्र के लिए इंतज़ार कर रही थी। सोची थी शायद रुद्र खुद ही कॉलेज के एडमिशन की बात उठाएगा, लेकिन इतने दिन रुद्र ने एक बार भी कॉलेज की बात नहीं की। इसलिए आज उमा ने हिम्मत करके खुद ही बात करने का फैसला किया। ससुर को खाना परोसते हुए धीरे से बोली, बाबा, एक बात कहनी थी। उमा की आवाज़ में झिझक थी। ये सुनते ही अभिनव सिंह ने खाते खाते हाथ रोक लिया। शाश्वत हैरानी से उमा की तरफ देखने लगा, सोचने लगा ये लड़की क्या कहना चाहती है। रुद्र के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ, वो वैसे ही आराम से खाना खाता रहा। अभिनव सिंह ने भौहें चढ़ाकर उमा की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, क्या कहना है? उमा बोली, बाबा, मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ। मेरा मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा है, मैं अगर चाहूँ तो अच्छे कॉलेज में पढ़ सकती हूँ। लक्ष्मी देवी ने ताना मारते कहा, कॉलेज जाकर क्या विद्वान बन जाएगी? उमा ने शांत स्वर में कहा, माँ, मेरी पढ़ाई करने की इच्छा है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, क्यों री, हम लोगों ने तो इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, फिर भी हमारे तो दिन चल रहे हैं ना। उमा बोली, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ माँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरा मन से पढ़ाई करने का बहुत शौक़ है। पहले के समय और अब के समय में बहुत फ़र्क है। अब तो लड़कियाँ भी पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टर बन रही है, वकील बन रही है। सिर्फ रसोई ही एक औरत की ज़िंदगी नहीं हो सकती। एक औरत जीवन को जन्म देती है और ज़रूरत पड़ने पर राक्षस का वध भी करती है। तो फिर हम औरतें खुद को 4 दीवारों में क्यों बंद करें माँ? इस गांव में एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। अगर मैं उस जगह खुद को साबित कर सकूं तो चेयरमैन हाउस की इज्जत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। उमा की एक सांस में कही बातों को सुनकर शाश्वत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अभिनव सिंह ने गला साफ किया और गंभीर आवाज़ में बोले, बहू, मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन हाउस की इज्जत बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। औरतों का काम घर में होता है, अस्पताल में नहीं। अगर पढ़ने का शौक़ है तो घर से पढ़ लो, मैं मना नहीं करूँगा। बेवजह कॉलेज जाकर क्या करोगी? अभिनव सिंह की बात सुनकर उमा थोड़ी मायूस हो गई। शाश्वत कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अभिनव सिंह ने उन्हें रोक दिया। शाश्वत, ये मेरे घर का मामला है, चुप रहो। शाश्वत चुपचाप मुट्ठी पीछे और दांत पिसते हुए बैठा रहा। तभी रुद्र बोल उठा, बाबा, मैं उपजिला जाना चाहता हूँ। इस बार पार्टी के चुनाव में मैं भी पद चाहता हूँ। कब तक आपकी छाया में रहूँगा? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, मुझे एक पोस्ट चाहिए। गांव के गोदाम में बैठना अब अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हफ्ते में 2 बार जाना ही पड़ता है। मेरा टेंडर का काम भी शुरू हो रहा है। गांव में बैठकर आपकी इज्जत डुबाने से अच्छा है कि मैं वहां जाकर कुछ अपना बनाऊं। क्यों ना मैं और उमा वहीं चले जाएं? अगर उमा का कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है तो इसमें हर्जी क्या है? वहाँ उसे सारा दिन रसोई में नहीं बैठना होगा। रुद्र की बात सुनकर अभिनव सिंह कुछ पल के लिए चुप हो गए। उमा हैरान होकर अपने पति की तरफ देखने लगी। उसके दिल में जैसे कोई मीठी सी लहर उठी हो, एक सुकून भरी खुशी। उसकी आंखों के कोने चमकने लगी। उमा को जैसे बहुत दिनों बाद किसी के स्नेह की छाया मिली। जो आदमी हमेशा बेरुखा निर्दयी था, आज उसने उमा के लिए कुछ कहा। ये तो जैसे सपना लग रहा था। घर की बहू डॉक्टर बनेगी? अरे, ये तो मैंने अपने बाप के ज़माने में भी नहीं सुना। माँ और सासू माँ के मुंह से हमेशा यही सुना है कि औरतों का काम है पति की सेवा करना, बच्चों को पालना। पूरे परिवार का दिल जितना ही उनका असली काम होता है। लेकिन आजकल की लड़कियां तो बस उछलना जानती हैं।
यूं ही तो नहीं कहते, अब तो कलयुग चल रहा है। लड़कियां घर की चौखट लांग कर घई घई करती फिरेंगी, जवान लड़कों के साथ लटपट करेंगी। अब भला लड़कियों का क्या कसूर? मेरा ही बेटा तो बिगाड़ की जड़ में पानी डाल रहा है। लक्ष्मी रानी की बातों की सीमा पार हो रही थी। उमा जमीन को काटती हुई कुछ पल के लिए चुपचाप खड़ी रही। रुद्र की माँ की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए शांत स्वर में रुद्र ने बोला, बाबा आपने तो कुछ बोला ही नहीं। अभिनव सिंह थोड़ी देर चुप रहकर गंभीर स्वर में बोले, मुझे सोचने दो, ऐसे ही अचानक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। फिर उन्होंने हाथ धोया और खाने की टेबल से उठकर बाहर चले गए। रुद्र पर कोई असर नहीं हुआ। वो आराम से खाना खाते रहा। शाश्वत कुछ पल चुपचाप हैरान नज़रों से रुद्र की तरफ देखता रहा। वो इस लड़के को कभी समझ नहीं पाता। उसके दिमाग में क्या चलता है अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। उमा कमरे में आ चुकी है। लक्ष्मी देवी की तीखी बातें अब भी कानों में गूंज रही है। उमा के सिर में दर्द हो रहा है, फिर भी न जाने क्यों आज मन भारी ना होकर हल्का हल्का सा लग रहा है। जब दिल के अंदर इंद्रधनुष निकलता है तब तन की पीड़ा भी महसूस नहीं होती। आज उमा के दिल में जैसे इंद्रधनुष खिल गया। रुद्र के बदलते रूप ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उमा ने कभी नहीं सोचा था उसका वही कठोर शराबी पति एक दिन उसके लिए आवाज़ उठाएगा। वो आदमी कितना गहरा है इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। कभी कभी रुद्र उसे बहुत ही अजनबी सा लगता है, लेकिन आज पहली बार उसे उस आदमी को जानने का मन हो रहा है। उमा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा चल रही है, आम के पत्ते फड़फड़ा रहे हैं, आसमान में बादल घिर आए हैं, शायद बारिश होगी। इन्हीं बादलों के बीच से चांद की रोशनी झलक रही है। हवा में उड़ते उसके जिद्दी बालों के बीच उमा के चेहरे पर सालों बाद एक शांति की झलक है। प्रकृति की छुअन जैसे कानों में मीठा कुछ गुनगुना रही है। तुम खड़ी हो मेरे गीत के उस पार, मेरी धुनें पाती है तुम्हारे पाँव पर, मैं तुम्हें नहीं पाता। हवा बह रही है बेकरार होकर, अब और मत रोको मेरी नाव, आओ आओ पार कराओ मेरे दिल के बीचों बीच। तुम्हारे साथ गानों का खेल कोई दूर की बात लगती है, हर पल मेरे बांसुरी दर्द में ही बसती है। कब आओगे तुम खुद मेरे पास और मेरे बांसुरी को आनंद में शांत रात की गहराई में अपने हाथ से बचाओगे। उमा आंखें बंद किए प्रकृति की उस गहरी खामोशी को महसूस कर रही है। तभी उसकी कमर पर किसी का गहरा स्पर्श जैसे ज़मीन से जोड़ देता है उसके नश्वर शरीर को। रीढ़ की हड्डी के नीचे गर्म लहर दौड़ती है। उमा बिना पीछे देखे ही जान गई ये कौन है। आज उसने खुद को चुराने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह शांति से वहीं खड़ी रही। उसके मन के कोने में गहरा सुकून उतरने लगा। उस अनजानी फिर भी अपनी सी छुअन से मन भीग रहा था। खुश हो? मुझ पर एक पैसे जितना भी भरोसा कर सकती हो? उमा की चुप्पी अब भी टूटी नहीं। अब रुद्र ने ठंडी शांत आवाज़ में कहा, मैं इंसान होकर भी इंसान नहीं हूँ, बहुत बुरा हूँ। एक इंसान में जो जो बुरे गुण हो सकते हैं वो सब मेरे अंदर भी है, लेकिन जानती हो मेरा ये घमंड, मेरी ये कठोरता बस एक इंसान के सामने टिक नहीं पाता, और वो इंसान हो तुम। तुम्हारी पवित्रता मेरे भीतर की शक्ति मेरे अंधेरे को भी छू लेने की कोशिश करती है। तुम्हारी शुद्धता मेरे गंदे मन को भी जैसे पवित्र कर देती है। कभी कभी लगता है मैं भी अच्छा इंसान बन सकता हूँ। अच्छा इंसान बनने के लिए पैसे नहीं लगते। इस ताकत की दुनिया में सब आपसे डरेंगे ज़रूर, लेकिन डर से कभी प्यार नहीं होता। ये दुनिया बहुत बुरी है उमा, यहाँ झूठ का राज चलता है, सच का गला घोटकर मार दिया जाता है। तुम छोटी हो, नहीं समझोगी तो समझा दो, तब तो समझ जाऊंगी। ठीक है बताओ, अगर मैं किसी को मार दूँ या उसे मौत से लड़ने के लिए छोड़ दूँ तो क्या मैं अच्छा हूँ या बुरा? उमा का चेहरा बदल गया। एक पल में उसका गोरा चेहरा जैसे खूनहीन होकर पीला पड़ गया। उसकी ठंडी आंखों में गहरी काली डर की परछाई उतर आई। उमा को बदलता देख रुद्र हल्के से मुस्कुरा उठा। उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और बोला, डरो मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस गुस्से पर काबू नहीं रख पाता हूँ। बाकी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, अब ये भी सीख लूँगा। बस एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारे ख्यालों की गहराई में सिर्फ मेरा ही राज हो, हमेशा के लिए। रुद्र की बातों का असली मतलब उमा पूरी तरह से समझ नहीं पाई। फिर भी पहली बार उसके मन में उस आदमी पर हल्का सा यकीन जागा। मन करने लगा, इस बार शायद दिल देने में बुराई नहीं। मन धीरे से कह उठा, अगर यकीन कर ही लिया तो क्या बुरा होगा। दूसरी ओर उमा का दिमाग लगातार उसे चेतावनी दे रहा था। बार बार उसके भीतर से एक सावधानी की घंटी बज रही थी। फिर भी उमा ने ठान लिया, एक बार दिल की बात मान लेने में क्या नुकसान है। जिंदगी में अब और क्या खोना बाकी रह गया है। अगर भरोसा करके थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो क्या बुरा है। सुबह होते ही शाश्वत उप जिला की ओर निकल गया। उसका इस तरह अचानक चले जाना घर के किसी और को भले ही अजीब न लगा हो, लेकिन मालिनी का मन बार बार बेचैन हो उठा था। पिछले 4-5 दिनों से लड़का कुछ ज़्यादा ही गुमसुम था। अंग्रेजी अखबार और कागज़ पत्रों में लगातार कुछ ढूंढ रहा है, हर समय जैसे किसी चीज़ की तलाश में है। कुछ दिन पहले आधी रात में कमरे की बत्ती जली देख मालिनी ने झाँक कर देखा, कमरे में वो था ही नहीं। फिर बरामदे से बाहर झाँकते ही नज़र पड़ी, वो तो दरवाजे पर खड़ा है, कहीं दूर देख रहा है। अब तो पूरे 15 दिन हो गए लड़का इस घर में ही पड़ा है। जब पूछो क्यों नहीं जा रहा तो कहता है छुट्टी मना रहा हूँ। मालिनी सोचती है इतनी लंबी छुट्टी किस बात की। उधर घर में उमा की पढ़ाई को लेकर घमासान मचा हुआ है। बाऊदी बार बार ताने देती है। रुद्र को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो तय कर चुका है अब वो उपजिला जाएगा। आने वाले चुनाव में वो पद के लिए खड़ा होगा।
यूनियन परिषद सदस्य बनकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेगा। बाहर से चाहे जितना अनपढ़ लगे, लेकिन रुद्र चिटगांव यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट है। यूनिवर्सिटी में रहते ही राजनीति में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। वो चाहता तो कब का अपने पिता से आगे निकल सकता था, लेकिन बाप के प्रति अंधा विश्वास और आदर के कारण कभी सत्ता खुद के हाथ में लेने की नहीं सोची। मगर अब नहीं। अब रुद्र अभिनव सिंह की कठपुतली बनकर नहीं रहेगा। अब वो खुद अपना भाग्य तय करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। रुद्र की जिद ने घर में कलह की शुरुआत कर दी है। मालिनी को चिंता अब शाश्वत को लेकर है। कहीं ऐसा ना हो जैसे कछुआ खुदते हुए सांप निकल आता है। कुछ ऐसा ही ना हो जाए। रुद्र ने उमा के स्कूल के सारे ज़रूरी कागजात जुटा लिए थे। अब उनका उपजिले में एक मंजिला मकान है। रुद्र ने तय किया कि अब वो वहीं रहेंगे, लेकिन दिक्कत एक और जगह अटक गई। अभिनव सिंह ने अब तक अपनी राय नहीं दी थी। उन्हें अपने बेटे को राजनीति में लाने का कोई इरादा नहीं। अब तक रुद्र उनके कई बिजनेस का जिम्मा उठाता आया है, लेकिन अब वह खुद का कारोबार शुरू करना चाहता है, अपनी खुद की सत्ता बनाना चाहता है। ये सब अभिनव सिंह के अब तक के बनाए साम्राज्य को हिला सकता है, मगर वह ना तो बेटे को नाराज़ कर पा रहे हैं और ना ही उसके खिलाफ खुलकर कुछ कह पा रहे हैं। बेटे से उलझेंगे तो खुद की ही कमजोरी सामने आ जाएगी। इसी आहापों में हर रोज़ भीतर ही भीतर घुटते जा रहे हैं। अभी वो अपने घर की बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठे इन सब उलझनों में डूबे थे। सामने रखी शतरंज के बिसात पर उनके राजा को दोनों ओर से घेरने की तैयारी चल रही थी। तभी फूली की माँ हांफते हुए दौड़ती आई। घबराई आवाज़ में बोली, काका, पुलिस आई है, आपसे बात करना चाहती है। फूली की माँ की बात सुनकर अभिनव सिंह जरा सा हिले। हर महीने पुलिस उनके घर आती थी। पुलिस के लोग उनके पालतू जैसे थे। उन्हें कभी भी बुलावो वो आ जाते, लेकिन बिना किसी सूचना के पुलिस का आना उन्हें कुछ अजीब सा लगा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आज पुलिस क्यों आई है। उन्होंने अपने खद्दर की चादर लपेटी और गंभीर आवाज़ में बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ, और रुद्र को नीचे जाने को कहो। जी ठीक है। अभिनव सिंह खड़े हो गए और थोड़ी देर के लिए अपनी मूँछों को घुमाया। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पुलिस का बिना सूचना के आना उनके लिए एक उलझन बन गया था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बॉर्डर से एक मामले को बड़ी चतुराई से निपटाया था, फिर भी आज क्यों? उनके दिमाग में सवालों का तूफान था। उन्होंने खुद को संभालते हुए नीचे जाने का फैसला किया। नीचे उतरते ही उनके सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। एक सिविल ड्रेस में एक 30 साल के आसपास युवक खड़ा था। इस युवक को पहले कभी अभिनव सिंह ने नहीं देखा था। युवक ने जैसे उन्हें देखा, उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वह धीरे धीरे अभिनव सिंह के सामने आया और हाथ बढ़ाकर बोला, आदाब, मैं कालीगंज थाने का नया ओसी अब्दुल्ला अल ममून। आदाब, तो सुबह सुबह मेरे घर क्यों? क्या मेरी मौजूदगी आपको पसंद नहीं आई? ये मामला अच्छा या बुरा महसूस करने का नहीं है। किसी के घर पुलिस का आना सुबह सुबह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। चेयरमैन साहब के घर तो सुबह सुबह कभी भी पुलिस आ सकती है, क्यों नहीं? आपको मेरे साथ थाना चलना होगा कुछ पूछताछ के लिए। अब्दुल्ला के ये शब्द सुनकर अभिनव सिंह हड़बड़ी में रुक गए। थाना क्यों? क्या ये मजाक है? उसी समय रुद्र और उमा कमरे में आ जाते हैं। अभिनव सिंह अपनी स्थिति कभी नहीं खोते। उनका व्यवहार बहुत शालीन है। बहुत मुश्किल हालत में भी वह विचलित नहीं होते। उन्हें पता है कि गुस्सा उनका दुश्मन है। अगर उन्होंने संयम खो दिया तो वह हार जाएंगे, इसलिए आज भी वह शांत बने रहे। केवल शांत नज़रों से अब्दुल्ला को देख रहे थे। इसी बीच जब रुद्र ने सुना कि पिता को थाने जाना है तो वह तीव्र स्वर में बोला, आप क्या बकवास कर रहे हैं? पिता थाना क्यों जाएंगे? आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? ये अभिनव सिंह राय है, इस कालीगंज उपजिला के चेयरमैन हैं। आपको पता है इस उपजिला में कितने गांव हैं? मेरे पिता इस पूरे उपजिला के चेयरमैन हैं। किसी भी गांव के आदमी से पूछ लीजिए, उनके सामान की एक झलक मिल जाएगी। और आप उन्हें थाना जाने के लिए कह रहे हैं? क्या ये मजाक है? पिताजी, आप सादर को फ़ोन कीजिए। पुलिस सुप्रिटेंडेंट आपसे परिचित हैं, वह सब कर देंगे। इस नए ओसी का ज्ञान बहुत कम है। शांत हो जाओ रुद्र, धैर्य रखो। मुझे ये बताइए कि किस वजह से मुझे पूछताछ के लिए ले जा रही हो? जी बिल्कुल। आपको कमलापट पुल याद है? कुछ साल पहले ही ये बना था। उद्घाटन आपने ही किया था। वह पुल उद्घाटन के 6 महीने के अंदर ही टूट गया। एक टेम्पो और एक छोटा ट्रक नदी में गिर गए थे। उस पुल का निर्माण करने वाला इंजीनियर कुछ ही दिनों में गायब हो गया था। वह मामला फिर से खोला गया है। इंजीनियर शादात हुसैन के परिवार वालों ने ही इस केस को फिर से शुरू किया है। इसी मामले में पूछताछ के लिए आए हैं। मैंने तो वो पुल नहीं बनवाया, तो फिर मुझे क्यों? आपने नहीं बनवाया ये सही है, लेकिन ये टेंडर तो आपने ही जीता था, है ना? मतलब ये कंस्ट्रक्शन आर्य कंस्ट्रक्शन का था और वह तो आपका व्यवसाय है। सिर्फ यही नहीं, जो सीमेंट, ईंट और रॉड इस्तेमाल किए गए थे, उनके सप्लायर की दुकान भी आपके बेटे रुद्र सिंह राय की थी, है ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अभिनव सिंह चुप हो गए। अब्दुल्ला सही बोल रहा था। आर्य कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी उनकी थी। यह बात गाँव में कोई नहीं जानता था। ये कंस्ट्रक्शन सदर में स्थित थी और इसके पीछे अभिनव सिंह का एक विश्वासिक आदमी था। अभिनव सिंह के कहने पर ही सभी काम होते थे। ये खबर नए ओसी के लिए नहीं थी। अभिनव सिंह के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अब्दुल्ला हंसते हुए बोले,
थाने में सोचने का काफ़ी समय मिलेगा और रुद्र बाबू आपको और मुझे साथ चलना होगा। रुद्र की जबड़े कस गए। उमा के दिल में गहरी पीड़ा महसूस हुई। वो कातर आंखों से रुद्र की तरफ देखती है। पिछले रात भी उस आदमी के साथ उसने अपने सपने साझा किए थे। वह व्यक्ति उसके दिल के द्वार पर दस्तक दे चुका था। सब कुछ भूलकर उसने उसके साथ नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था। उसने सोचा था कि वह रुद्र के लिए अपनी अज्ञात भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करेगी। रुद्र उसे उपजिला के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिल कराएगा, लेकिन उसका नया जीवन शुरू होने से पहले ही टूटकर बिखरता हुआ दिख रहा था। उमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बस इतना समझ पा रही थी कि रुद्र का नाम बहुत बड़े पाप से जुड़ा हुआ है। इस सच को मानना उमा के लिए बहुत मुश्किल था। वह सोच रही थी क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। रुद्र ने कातर आवाज़ में कहा, मेरा कुछ नहीं होगा, ये आरोप झूठा है उमा, मेरे लिए इंतज़ार करना। उमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आंसू बहाती है। उसके दिल में दर्द की जलन हो रही है। ये असहनीय पीड़ा है। चुपचाप रुद्र और अभिनव सिंह ओसी के साथ चले जाते हैं। लक्ष्मी देवी मंदिर से आके फूली की माँ से सारी बात जान ली और धड़ाम से बैठ गई। वह एक साधारण घरवाली है, कानूनी मामले उसके लिए अनजाने हैं। दूसरी ओर शाश्वत भी घर में नहीं है। मालिनी का दिल धड़क रहा है। क्या इस पूरे घटनाक्रम में उसका हाथ नहीं है? लड़का आग से खेल रहा है, ये आग उसे न जलाकर राख कर दे। कालीगंज थाना। यह थाना कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ कोई विशेष पूछताछ का कमरा नहीं है। एक बंद कमरे में पिता पुत्र को बैठाया गया है। कमरे में कोई खिड़की नहीं है। रोशनी आने का कोई रास्ता नहीं है। बस ऊपर एक सोने का बल्ब जल रहा है। कार्तिक माह की ठंड में रुद्र पसीने से तर है। डर से नहीं, गुस्से से, क्योंकि सामने एक विकृत हंसी के साथ अब्दुल्ला बैठा है। इस आदमी की रहस्यमय हंसी देखकर रुद्र का मिजाज बिगड़ने को है, लेकिन उसने दांत बीच कर चुपचाप बैठा है। दूसरी ओर अभिनव सिंह शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। वो निर्वाकर चेहरे से अपनी चित्त स्थिति दिखा रहे हैं। शतरंज खेलते वक्त की पहली नियम होती है विरोधी के साथ मानसिक युद्ध। अब वह भी अब्दुल्ला के साथ वैसा ही कर रहा है। अब्दुल्ला ने अपने सवाल शुरू किए। सबका कहना है कि पुल के कच्चे माल में समस्या थी। इस पुल का कुल बजट 12 लाख था। 12 लाख रुपए का पुल 6 महीने में गिरने की बात नहीं हो सकती। अब बताइए गलती कहाँ की थी? इससे पहले साबित करें कि इस पुल का टेंडर मेरा था और आर्य कंस्ट्रक्शन मेरा है। ट्रेड लाइसेंस क्या कोई कागज़ है? हाँ है, आपका नाम का ट्रेड है। और मेसर्स लक्ष्मी स्टोर तो आपके बेटे का है ना? क्यों रुद्र बाबू? अब रुद्र हंसते हुए बोला, हाँ वो दुकान मेरी है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि सारा सामान मैंने ही सप्लाई किया? क्या मतलब? देखिए, ये टेंडर मैंने ही जीता था। शुरुआत में कच्चा माल मेरी दुकान से ही गया था, लेकिन इंजीनियर शादात के साथ मेरी बहस हो गई। उसके बाद से मैंने कोई सप्लाई नहीं की। मेरे पास इसका सबूत है। मेरी दुकान का एक भी माल मिलावटी नहीं है। इसका प्रमाण भी मेरे पास है। मैं पिछले 7 साल से दुकान चला रहा हूँ। हाँ, मैं खुद दुकान पर नहीं बैठता, लेकिन हर काम मेरी मर्जी से होता है। आप चाहे तो पूछताछ कर लें। और आर्य कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वो तो पापा ने 4 साल पहले ही बेच दी थी। एक बात कहूँ, हवा में उड़ती बातों पर भरोसा मत करिए। बिना सबूत किसी बात को सच मानना सही नहीं। अब्दुल्ला की भौहें तन गई। उसे लगता है ये बाप बेटा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन रुद्र मुस्कुराकर बोला, आपको शायद यकीन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हमारे सारे सबूत हमारे पास ही हैं। अब्दुल्ला का चेहरा बदल गया। वह संकीर्ण निगाहों से अभिनव बाबू और रुद्र की ओर देखने लगा। रुद्र अपनी शर्ट की कॉलर पीछे खींचकर आराम से बैठ गया। अभिनव बाबू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल के किसी कोने पे एक हल्का सा डर सिर उठा रहा था। उनका असली दुश्मन आखिर कौन है? शाम ढलते ही शाश्वत वापस आया। थका हारा चेयरमैन हाउस में घुसा। घर की शांति उसे खटक गई, क्योंकि बीते कुछ दिनों से इस घर में लगातार तकरार चल रही थी। तभी उसका सामना मालिनी से हुआ। बेटे को देखते ही उसने उसका हाथ खींचकर कमरे में ले गई। माथे पर हाथ रखकर बोली, सच सच बता, दादा और रुद्र को पुलिस के हाथ लगवाने में तेरा कोई हाथ है ना? मालिनी का सवाल सुनकर जैसे शाश्वत के सिर पर आसमान टूट पड़ा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। रुद्र और मामा को पुलिस ले गई, लेकिन क्यों? कहानी का 5वां भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये उम्र कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।